गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं महाराष्ट्र नर्सिंग एकेडमी में। मैं हूँ आरती और आज आपका जीके का मतलब कि नॉन नर्सिंग का आरआरबी का क्लास 3 रहेगा। तो इसके पहले हमने 2 क्लास अपलोड किए थे। जो आरआरबी अभी एग्जाम होने वाला है, आपका जल्दी एग्जाम होगा, उसके फॉर्म्स भी शुरू होने वाले हैं 16 तारीख से, सॉरी 17 तारीख से, 17-18 तारीख से। तो जल्दी ही उसके जो एग्जाम रहेंगे वो हो जाएंगे आपके। तो उसके लिए हमने आरआरबी का सीरीज स्टार्ट किया था, दैट इज जीरो टू हीरो सीरीज। ठीक है, तो जीरो टू हीरो सीरीज की जो है हमारी आज क्लास 3 रहेगी। वो भी किससे रिलेटेड है? जीके से रिलेटेड। ठीक है, जीके से रिलेटेड आज हमारा 3rd क्लास है। इसके पहले जो 2 क्लासेस थे वो सबको पसंद आए थे, इसलिए हमने ये जो नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट है वो स्टार्ट कर दिए। तो इसके लिए अभी हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चंस आरआरबी के जो प्रीवियस ईयर जो पेपर थे उसमें आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में। तो ये आरआरबी से रिलेटेड जो पैटर्न है उस पे ही डिपेंडेड पीवाईक्यू ले रहे हैं हम। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड, और इसमें बहुत से क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो ये इससे आपको आइडिया मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उस प्रकार से आपकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिट ऑफ वर्क इज। तो बहुत बार देखा गया है कि आरआरबी की जो एग्जाम्स होती है उसमें यूनिट्स बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स ये भी पीवाईक्यू है, आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। योर फर्स्ट ऑप्शन इज जूल, सेकंड ऑप्शन इज न्यूटन, थर्ड ऑप्शन इज वैट एंड फोर्थ ऑप्शन इज डाइन। तो देखिए, वैट किसका यूनिट है आपका? ये जो वैट है ये किसका यूनिट है आपका? ये है आपका इलेक्ट्रिक पावर का। किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक पावर का। आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। तो जो आपका यूनिट है वर्क का वो आपको बताना है। तो पहले देखिए, वैट किसका यूनिट है आपका? वैट है आपका इलेक्ट्रिक पावर का। देन न्यूटन किसका यूनिट है आपका? सबको पता है न्यूटन फोर्स का है। ठीक है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। देन डाइन किसका यूनिट है? डाइन ये यूनिट ऑफ फोर्स है, डाइन भी। पर कौन से सिस्टम में है ये? आपको पता है कि एसआई सिस्टम रहती है और एक सीजीएस, तो ये सीजीएस सिस्टम का यूनिट है। ठीक है, सीजीएस सिस्टम के अनुसार डाइन का जो यूनिट है वो है आपका फोर्स, फोर्स का जो यूनिट है वो डाइन है। समझ में आया आपको? देन आपका जो लास्ट ऑप्शन बचा है वो है जूल। तो आपका आंसर क्या रहेगा? यूनिट ऑफ वर्क क्या है आपका? जूल। तो योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको ये समझा, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे, ये आप पढ़ लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेट इन विच द मॉलिकुलर अट्रैक्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग इज। फर्स्ट ऑप्शन इज सॉलिड, सेकेंड ऑप्शन इज वेपर, थर्ड ऑप्शन इज लिक्विड एंड फोर्थ ऑप्शन इज गैस। तो देखिए, आपको पूछा है कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल है जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग कौन से इसमें रहता है वो आपको बताना है। तो सॉलिड है, वेपर है, लिक्विड है या गैस है, ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस रहता है वो सॉलिड में रहता है, ना कि लिक्विड, वेपर और गैस में। ठीक है, सबसे ज्यादा रहेगा आपका सॉलिड, किसमें? सॉलिड में रहेगा सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज का अपना। कैंडेला इज द यूनिट ऑफ। ये भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी आरआरबी का ही है। ऐसे भी नहीं कि दूसरी एसएससी वगैरह कुछ एग्जाम का है, ये आरआरबी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कैंडेला किसका यूनिट है पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ल्यूमिनस फ्लक्स, देन ल्यूमिनस इफेक्ट, ल्यूमिनस प्रेशर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन डी रहेगा इसमें, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसमें कुछ ट्रिक नहीं है। कैंडेला में ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, अभी ये तो हो गया है, ये तो हम आपको जीके प्रोवाइड कर रहे हैं, पर हमारा कोर्स भी जल्दी लॉन्च होने वाला है। किस पे? हमारे महाराष्ट्र नर्सिंग ऐप पे। ठीक है, महाराष्ट्र नर्सिंग एकेडमी, महाराष्ट्र नर्सिंग एकेडमी करके आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए। ठीक है,
और उस पर आप जाके ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे कुछ दिनों में कोर्स लॉन्च होने वाला है वो दिखेगा, ठीक है। उसकी फीस कम रहेगी और उसमें ज़्यादातर आपको आरआरबी का पूरा पैटर्न फॉलो मिलेगा, जिसमें सब्जेक्ट वाइज क्लासेस रहेंगे लिस्टेड, प्लेलिस्ट बना के सब्जेक्ट वाइज क्लासेस रहेंगे। देन उसके बाद आपको वीकली एक टेस्ट भी मिलेगा, जिसमें जो पढ़ाया था उससे रिलेटेड क्लासेस रहेंगे, उससे रिलेटेड टेस्ट रहेगा। और डेली एक 10 एमसीक्यू का भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज रहेगा, जिसमें आपका जो आपको पढ़ाया था उस पे बेस क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ये अगर आप कोर्स लगाते हैं तो, ठीक है। इससे पहले डीएचएस का हमने ट्रायल लिया था, तो उसमें हमारे बहुत से स्टूडेंट, जो महाराष्ट्र का एग्जाम होता है डीएचएस का, उसमें सिर्फ टेस्ट सीरीज ही लॉन्च किया था हमने, फिर भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। और वो एक ट्रायल प्रोग्राम था, पर उसमें हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला। इसके लिए आप सभी का थैंक यू कि आपने हमारे महाराष्ट्र नर्सिंग एकेडमी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और इतने कम समय में हमारे क्लासेस को इतना ज़्यादा आपने ये किया, मतलब प्यार दिया हमारे क्लास को। तो देखिए इसमें और हम एक इनिशिएटिव ला रहे हैं, जैसे रैपिड फायर सीरीज रहती है ना, रैपिड फायर सीरीज जैसे अभी गांधी जी है, ठीक है। जैसे गांधी जी है तो गांधी जी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पूरा सीरीज, रैपिड सीरीज, उनका डेट ऑफ बर्थ से लेके तो उनके इम्पोर्टेंट जो इनिशिएटिव लिए थे उन्होंने वो, क्योंकि देखिए आप नर्सिंग का तो हर कोई पढ़ लेता है, पर नॉन नर्सिंग में अटक जाते हैं और आजकल हर एक एग्जाम में नॉन नर्सिंग आ रहा है। तो इसलिए हमने ऐसा एक सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, तो उसमें आपको सीरीज भी मिलेगा और उसमें इम्पोर्टेंट सीरीज मिलेगी। तो इसका एक डेमो जो है मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगी, उसके बाद आप इसके जो पेड क्लासेस रहेंगे वो आपको हमारे जीरो टू हीरो सीरीज का जो ऐप पे कोर्स लॉन्च होगा उस पर आपको मिल जाएगा। तो जैसे अलग अलग इसमें ये रहेंगे, जैसे गांधी जी हो गए, फिर अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं फ्रॉम द अपना जो जब से अपने इंडिपेंडेंस हुए हैं 1947 से लेके तो अभी तक के जो एजुकेशन पॉलिसी में इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए वो सब जो आरआरबी से रिलेटेड है वो सब कुछ अपलोड हो जाएगा हमारे ऐप पे, ठीक है। तो ये एक मेन अनाउंसमेंट था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मैक्सिमम एट, तो आपको पूछा है कि ह्यूमन बॉडी का जो वेट रहता है वो मैक्सिमम कहाँ पे रहता है। फर्स्ट ऑप्शन इज इक्वेटर, सेकेंड ऑप्शन इज पोल्स, थर्ड ऑप्शन इज सेम एट बोथ एंड फोर्थ ऑप्शन इज मोर ऑन माउंटेन्स, ठीक है। तो आपको बोला है कि ह्यूमन बॉडी जो रहती है उसका वेट हर जगह पे अलग अलग रहता है, ठीक है। तो इक्वेटर जो रहता है अपना ये अर्थ है और जो बीचों बीच से जो लाइन जा रही है दैट इज इक्वेटर। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा रहता है, या जो पोल्स रहते हैं एंडिंग में उन पे सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। तो कहाँ पे रहता है सबसे ज्यादा वेट ये आपको बताना है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो रहता है वो पोल्स पे, ये जो पोल्स है आपके, ठीक है, ये पृथ्वी के जो पोल्स है आपके अर्थ के वहां पे सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा रहती है, ठीक है। क्यों रहता है ऐसा कि यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो रहती है आपकी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो ज्यादा रहती है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण यहाँ पे आपका जो वेट रहता है वो पोल्स पे ज्यादा रहता है देन इक्वेटर। आप पृथ्वी के बीचों बीच खड़े रहेंगे तो आपका वेट उतना ज्यादा नहीं आएगा, पर पोल्स पे अगर आप खड़े रहेंगे तो आपका वेट यहाँ पे ज्यादा रहेगा ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे ज्यादा रहती है देन इक्वेटर। समझ में आया आपको। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस कम फर्स्ट, ठीक है। आपको पूछ रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस में सबसे पहले किसका इन्वेंशन हुआ था। तो फर्स्ट देखिए टेलीग्राफ, टेलीस्कोप, टेलीफोन एंड टेलीटाइप, ठीक है। तो देखिए टेलीग्राफ का इन्वेंशन कब हुआ था। टेलीग्राफ का इन्वेंशन सबसे पहले तो किया था किन्होंने, सैमुअल मोर्से, ठीक है, मोर्से इन्होंने किया था। कब किया था 1844 में। देन टेलीस्कोप का कब हुआ था 1608 में। लेकिन ये किसने किया था टेलीस्कोप का ये आज तक किसी को पता नहीं है, हिस्टोरियंस को ये ज्यादा एब्सोल्युटली पता नहीं है किसने किया था करके टेलीस्कोप का इन्वेंशन, पर 1608 में हुआ था। देन टेलीफोन का
सबको पता होगा ये तो, कब हुआ था? 1876, ठीक है। टेलीफोन का किसने किया था ये भी पता होगा सबको, बहुत फेमस नाम है, दैट इज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने किया था, ठीक है। देन टेलीटाइप का किसने किया था? टेलीटाइप रेयर है, पता नहीं होगा बहुत से लोगों को, ये 1902 में हुआ था। और ये किसने किया था? चार्ल्स क्रूम। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए लिया था ये। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लगेगा नहीं आएगा, पर ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं गाइज, ये आया हुआ ही क्वेश्चन है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, टेलीस्कोप। ये हुआ था बहुत पहले, सबसे पहले 1608 में, इन चारों में से, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा टेलीस्कोप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ यूपीएससी होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ। ये क्वेश्चन 2019 का जो आरआरबी का नर्सिंग का पेपर था उसमें आया हुआ है, ठीक है। तो आपको पूछा है यूपीएससी जो बॉडी है हमारी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जिसके द्वारा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इन लोगों की एग्जाम्स जो होती है, इन लोग की जो अपॉइंटमेंट होती है यूपीएससी के थ्रू होती है, उसके बारे में आपको पूछा है कि उसके जो मेंबर और चेयरमैन है वो कितने साल के लिए ऑफिस जो उनका रहता है वो होल्ड करते हैं। तो योर फर्स्ट ऑप्शन इज 5 years, सेकेंड ऑप्शन इज 4 years, थर्ड ऑप्शन इज 6 years एंड लास्ट ऑप्शन इज द 7 years। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम यूपीएससी के बारे में। देखिए यूपीएससी के जो, जस्ट अ मिनट, यूपीएससी का जो ऑफिस रहता है वो 6 years के लिए रहता है, ठीक है। कितने ईयर्स के रहता है? 6 years के लिए। तो आपका ऑप्शन आंसर तो आ गया, लेकिन इसमें और एक गुगली है, मतलब कि अगर 65 years या तो 6 year, इन दोनों में से एक रहता है, मतलब कि जो पहले अटेंड होगा वहां पे वो रिटायर्ड हो जाएगा। कोई अगर एक इंसान है जो 60 years पे चेयरमैन बन रहा है, ठीक है, 60 years में वो जाके चेयरमैन बना, ठीक है, चेयरमैन बन गया, तो 65 पे उसका रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। पर यहाँ पे दिया है 6 years के लिए वो ऑफिस होल्ड करता है, पर 60 + 6 कितना हो जाएगा? 66 year। पर यहाँ पे रिटायरमेंट की मैक्सिमम एज कितनी दी है उनकी? 65 years, ठीक है। तो वो 66 years पे रिटायर्ड ना होके 65 पे हो जाएगा। 5 ही ईयर उसने सर्विस अपनी चेयरमैन की निभाई। समझ में आया आपको? मतलब कि जो एज पहले आएंगी उस पे वो रिटायर होगा। चेयरमैन अगर वो 59 years पे बनता और +6 करते तो वो बराबर 65 में रिटायर्ड हो जाता। पर वो 60 में अगर चेयरमैन बन रहा है, उसमें आप 6 year का पोस्ट होल्डिंग डाल रहे हैं, तो 66 year हो रहा है, पर वो 66 में रिटायर्ड ना होके, मैक्सिमम एज का लिमिट 65 है, इसलिए वो 65 में रिटायर होगा। तो ये एक बीच की बात मैंने आपको बताई जो आपको पता होनी चाहिए। तो अभी यूपीएससी के बारे में थोड़ा जान लीजिए, बहुत बार एग्जाम में रहती है। अभी यूपीएससी ने हमारा ईएसआईसी का पेपर कंडक्ट किया था, इसलिए पता चाहिए यूपीएससी के बारे में। तो यूपीएससी का पहले तो फुल फॉर्म पता चाहिए आपको, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो अभी देखिए यूपीएससी का जो आर्टिकल रहता है, जो आप हमारे पब्लिक सर्विस कमीशंस रहते हैं, यूपीएससी हो गई, एमपीएससी हो गई, अलग अलग स्टेट के अलग अलग सर्विसेज होते हैं, पर यूपीएससी यूनियन की होती है, मतलब कि सारे स्टेट की मिला की। यूनियन में जो भी, सेंट्रल में जो भी ये होते हैं पोस्ट, उसके लिए यूपीएससी रहती है, ठीक है। तो इसका आर्टिकल कौन सा है? पब्लिक सर्विस कमीशन के जो आर्टिकल रहते हैं वो कौन से हैं? आर्टिकल 315 से लेके तो आर्टिकल 323 तक के सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के हमारे आर्टिकल्स है, ठीक है। तो अभी बताइए यूपीएससी के जो चेयरमैन है और मेंबर है उनको अपॉइंट कौन करता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको पता चाहिए, ठीक है। अगर चेयरमैन है और मेंबर्स है तो इनको यूपीएससी वालों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और सेम चीज अगर चेयरमैन और ये है स्टेट सर्विसेज में, जैसे हमारा महाराष्ट्र का देख लीजिए, महाराष्ट्र का क्या, अगर कौन सा एग्जाम होता है पब्लिक सर्विस कमीशन का? एमपीएससी होता है। फिर यूपी का कौन सा होता है?
उनका होता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। फिर जैसे बाकी स्टेट है उनके अपने अपने स्टेट्स के पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो उनके अगर चेयरमैन है पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टेट वालों के, तो उनको अपॉइंट करता है हमारे गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। अब अगर यूनियन का है, यूपीएससी का है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और स्टेट का है तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ये हमेशा याद रखिए, ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यूपीएससी का फॉर्मेशन कब हुआ, किसी को पता है? अगर किसी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। यूपीएससी का फॉर्मेशन कब हुआ, किसी को पता है? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। यूपीएससी का फॉर्मेशन हुआ 1926 में, ठीक है, 1926 में हुआ इनका फॉर्मेशन। 1 अक्टूबर 1926, 1 अक्टूबर 1926। हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूपीएससी का? धौलपुर हाउस, न्यू दिल्ली में इसका धौलपुर हाउस में हेडक्वार्टर है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है? 6 ईयर। योर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the following is the heaviest element in the nickel group? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज प्लैटिनम, सेकेंड इज रेडियम, थर्ड इज प्लोडियम एंड फोर्थ इज द आयरन, ठीक है। तो हेवीएस्ट एलिमेंट पूछा है आपको निकेल वाले ग्रुप में, ठीक है। तो निकेल का ग्रुप कौन सा है? पीरियोडिक टेबल में निकेल कौन से ग्रुप में आता है? 10th ग्रुप में आता है, ग्रुप 10 में आता है, ठीक है। 10 ग्रुप में आता है आपका निकेल एलिमेंट बाय आईयूपीएसी स्टाइल जो रहता है ना, पीरियोडिक टेबल का आईयूपीएसी स्टाइल, उसके हिसाब से, ठीक है। तो निकेल ग्रुप में कौन से एलिमेंट होते हैं? निकेल होता है, पैलेडियम होता है, और प्लैटिनम होता है, और डर्मस्टैडियम होता है, ठीक है। तो सबसे हेवी कौन सा है गाइस? सबसे हेवी है आपका प्लैटिनम। निकेल के ग्रुप में कौन से एलिमेंट है वो भी पता चाहिए आपको। निकेल इटसेल्फ एक हो गया, पैलेडियम हो गया, देन है आपका प्लैटिनम है, और डर्मस्टैडियम है, ठीक है, डर्मस्टैडियम। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, डर्मस्टैडियम करके आता है एक, ठीक है। निकेल का एटॉमिक नंबर किसी को पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इन सबके एटॉमिक नंबर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, जिनको पता है। निकेल का कितना है? 28। देन पैलेडियम का कितना है? 45। प्लैटिनम का इंपॉर्टेंट है, प्लैटिनम का याद रखिए 78। ये हेवीएस्ट बोला गया, ठीक है, इनके ग्रुप में, निकेल के ग्रुप में। डर्मस्टैडियम का कितना है एटॉमिक नंबर? 110, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और ये कौन से ब्लॉक का है ये भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कौन से ब्लॉक का है आपका निकेल? डी ब्लॉक में आता है ये, ग्रुप 10 डी ब्लॉक। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है आपका। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, द मिथेनॉल इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ। तो मिथेनॉल, मिथिल अल्कोहल को और कौन सा नाम है ये पूछा है आपको। ऑप्शन फर्स्ट रबिंग अल्कोहल, ऑप्शन सेकेंड वुड अल्कोहल, ऑप्शन थर्ड डिफॉर्म अल्कोहल एंड ऑप्शन फोर्थ ग्रेन अल्कोहल, ठीक है। तो इसका आंसर किसी को पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर है आपका वुड अल्कोहल, ठीक है। तो मिथिल अल्कोहल या मिथेनॉल, इसका केमिकल फॉर्मूला पता है आपको? ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हमने 12th में पढ़ा है, पर अभी एग्जाम्स में आता है तो पता नहीं रहता है, क्योंकि बहुत पहले पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। तो मिथेनॉल क्या रहता है? एक तो लाइट रहता है, वोलाटाइल रहता है, इसकी प्रॉपर्टी वोलाटाइल, लाइट एंड कलरलेस रहता है, ठीक है, कलरलेस रहता है। देन फ्लैमेबल रहता है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है मिथेनॉल की, फ्लैमेबल रहता है। और इसका फॉर्मूला आपको पता है? CH3OH, ये मिथेनॉल का फॉर्मूला है, CH3OH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द विनेगार इज अ सोल्यूशन ऑफ, ये भी PYQ है आपका। विनेगार को क्या बोला जाता है, किसका सोल्यूशन है ये? 5% एसिटिक एसिड इन वाटर, ये कोटर का वाटर लिख लीजिए इसको। 25% एसिटिक एसिड इन वाटर, 50% एसिटिक एसिड इन वाटर एंड 40% एसिटिक एसिड इन वाटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? अगर 5% एसिटिक एसिड इन वाटर है तो इसको ही बोला जाता है विनेगार। विनेगार क्या है? प्रिजर्वेटिव है ये। ठीक है, बहुत सी चीजों में इसको एज अ प्रिजर्वेटिव करके यूज होता है विनेगार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन, तो इस क्वेश्चन का आंसर मोस्ट ऑफ द लोगों का ऑप्शन बी जाएगा, मुझे पता है, लेकिन सबको बता दूं ऑप्शन बी इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, सबको पता है कि जो अर्थ रहती है वो सन के अराउंड घूमती है। ठीक है, जो ये सन है और सन के अराउंड हमारी पृथ्वी जो है ना वो चक्कर लगाती है। ठीक है, ऐसे चक्कर लगाती है सन के अराउंड। तो ये सबको पता होगा कि ये 365 डेज में होता है, पर ये रॉन्ग आंसर है। अभी आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे, हमने तो बचपन से पढ़ा है एक साल में मतलब 365 डेज में पृथ्वी चक्कर लगा दी है करके सन का, और अगर खुद के एक्सिस पे अगर रोटेट करती है अर्थ तो उसको कितना टाइम लगता है गाइस, सबको पता होगा ये। अगर वो खुद के एक्सिस पे अगर रोटेट हो रही है, रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, तो इसको 25 आवर्स लगते हैं, मतलब कि एक दिन का समय लगता है। पर अगर आपकी अर्थ है और सन के अराउंड वो एक चक्कर मार रही है तो इसको कितना दिन लगता है? 365.25 डेज, मतलब कि 365 डेज और 1/4 डे आपका, मतलब कि 1/4 डे मतलब कि 6 घंटे और एक्स्ट्रा लगते हैं। 365 डेज तो कंप्लीट लगते हैं और ऊपर से 6 घंटे लगते हैं। और ये जो 6 घंटे होते हैं 4 साल के 6 घंटे मिला के कितने घंटे हो जाएंगे? 4 साल मल्टीप्लाई कीजिए 6 को, 4 से कितने हो गए साइन चौक 24, मतलब 24 आवर्स। 24 आवर का मिलके क्या बनता है? एक दिन बनता है। ठीक है, तो ये लीप ईयर में ऐड हो जाता है आपका। ठीक है, इसलिए लीप ईयर कितने दिन का होता है आपका? 366 डेज का होता है आपका लीप ईयर, क्योंकि ये जो एक दिन होता है एक्स्ट्रा ये ऐड हो जाता है 4 साल बाद, फिर इसीलिए लीप ईयर हर 4 साल बाद आपका लीप ईयर आता है। इसी वजह से, क्योंकि जो रोटेशन होता है, जो रिवॉल्यूशन होता है अर्थ का अराउंड द सन, वो करेक्ट 365 डेज में नहीं होता है, वो होता है आपका 365 डेज और 1/4 डे। उसमें 1/4 डे से 4 साल के मिला के कितना दिन बन जाता है आपका? पूरा एक दिन बन जाता है। और वो एक दिन 365 डेज पे ऐड करने से कितने बनेंगे? वो 366 डेज। और ये 366 डेज कब आते हैं आपके? हर 4 साल बाद आते हैं, और उसी को हम बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लीप ईयर। तो गाइज आज का हमारा क्लास यहाँ पे खत्म होता है। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे और आपको क्लास ज़्यादा बोर भी ना हो इसलिए हमने लिमिटेड टाइम के लिए क्लास रखा है। और आपको ऐसे ही अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इम्पोर्टेंट आपकी जो RRB की एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से जाए, अगर आपको लगता है तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी ही इस पर टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च होगी। ठीक है, जो क्लास लगा रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज़ में बोनस रहेगा, टेस्ट सीरीज़ में आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।